हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर स्टडीज। मेरा नाम दिवाकर खत्री है। आज इस वीडियो के अंदर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज है स्पेसिफिकली फॉर द एएसआरबी नेट, तो उसके संबंध में हम तीसरा वीडियो कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, साथ में सॉइल क्रस्टिंग, सॉइल कलर और जो इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट रहता है यानी सॉइल फिजिकल कॉन्स्टेंट्स दैट अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन, तो इनसे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। आप जानते हैं पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको कहा है कि आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ऐसी उम्मीद करता हूँ, है ना? जो आपके आई प्लस में है, दोनों में से कोई भी एक किताब या दोनों किताब पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप इन्हें जरूर पढ़ें, उसके बाद यहाँ के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करें, तब आपको एक बेटर कॉन्फिडेंस मिलेगा। और इस वीडियो से जो पहले के वीडियोस हैं उनका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराने की मेरी कोशिश रहेगी। अगर आपने वो ना वीडियो देखे हो तो प्लीज उन्हें जरूर चेकआउट करें। तो आज का ये जो वीडियो है उसका सबसे पहला सवाल आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, जो आपको बताना है, जो कि है प्रॉपर मॉइस्चर कांस्टेंट या प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट से रिलेटेड है। तो बताइए, क्या असर्शन और रीजन दोनों सही हैं? असर्शन कह रहा है कि कंप्लीटली ड्राई सॉइल कैन नॉट बी कॉम्पैक्टेड टू अ वेरी हाई बल्क डेंसिटी। कंप्लीटली सूखी हुई मिट्टी है तो उसको ज्यादा कॉम्पैक्ट करना, उसको ऐसे कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं है। बट एडिंग मॉइस्चर अप टू द प्रॉपर मॉइस्ट कंटेंट, एक हद तक यानी वो भी जिसको कहा गया है प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट तक अगर पानी दिया जाए तो उससे फैसिलिटेट हो जाएगा सॉइल कॉम्पैक्शन। यानी कुछ पानी देने से क्या कॉम्पैक्शन आसानी से हो पाएगा, है ना? उसके बाद कहा है कि द एडिशन ऑफ वाटर टू ड्राई सॉइल एक्ट एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट, डिक्रीजिंग द कोहेशन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड reducing internal friction, allowing them to slide easily into a more compacted orientation। क्या लगता है, क्या दोनों बातें सही हैं, या अजेशन सही रीजन गलत, ऐसा कुछ लग रहा है? आंसर आई होप आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। 1 से 20 तक गिनती लगाने को मैं हमेशा आपको कहता हूँ, है ना? 20 के 20 क्वेश्चंस का जो भी हम वीडियोस कवर कर रहे हैं, उसमें अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करके चलें। हर वीडियो का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि इसमें 20 में से इतने सवाल सही हुए थे मेरे, इसमें से इतने सवाल सही हुए, है ना? तो अभी मैं आंसर रिवील करूँ तो ऑफ कोर्स आप समझते हैं ये दोनों बातें सही हैं, और असर्शन जो है रीज़न को सही तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है। हम कहते हैं कि एक स्पेसिफिक आपके किताब में ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ग्राफ के अंदर हम वाई एक्सिस पर देख रहे हैं ड्राई डेंसिटी, है ना? ड्राई डेंसिटी यानी एक तरह से डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कह रहा है कि डेंसिटी एक लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक पॉइंट तक बढ़ रही है, उसके बाद वापस कम हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में? तो हम कह रहे हैं वाटर कंटेंट के रिस्पेक्ट में। तो पानी का कंटेंट जैसे-जैसे नीचे हम देख रहे हैं यहाँ बढ़ता जा रहा है, तो हम कह रहे हैं शुरुआत में तो डेंसिटी पे बढ़ रही है, लेकिन एक डेंसिटी एक हद के बाद कम होने लगी। डेंसिटी का संबंध कॉम्पैक्शन से हम कर सकते हैं क्या? ये बात तो समझ में आती होगी आपको। डेंसिटी क्यों मैंने आपको बताया मास अपॉन वॉल्यूम? क्योंकि आप समझ सकते हैं जब हम कॉम्पैक्शन करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम है, उसे हम क्या करना चाह रहे हैं? कम करना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम कम कर रहे हैं, है ना? कॉम्पैक्शन मतलब ऊपर से दबाव ही तो है। हम कह रहे हैं कि जो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, नई स्लाइड में देखें, हमारे अगर ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, राइट? तो इसके ऊपर हम किसी तरह का रोलर चला दें या कोई भारी चीज़ लगाएँ, बाहर यानी एक वेट दें, तो ये कंप्रेस होगी तो हम देख सकते हैं इसके बीच के जो पोर्स हैं वो क्या होंगे, या हम कहें स्पेसिफिकली इसके बारे में हमने पिछले सेशन में भी बात करी थी। मैक्रोपोर्स हैं वो किसमें बदलेंगे? माइक्रोपोर्स के अंदर बदलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो हम देख सकते हैं कि स्पेसिफिक एक हमारा जो मिट्टी का जो वॉल्यूम है, मिट्टी अगर इतने फुलाव में थी तो मिट्टी का वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए ना। इसकी थिकनेस जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कम हो रही है। तो आप जब कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है स्पेसिफिकली कम कर रहे हैं, तो फिर डेंसिटी जो है वो क्या हो रही है अल्टीमेटली? बढ़ती हुई देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम है ना? उस तरह से देखा जाए तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वॉल्यूम, हम कह सकते हैं वॉल्यूम कम किया जा रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसी कारण यहाँ डेंसिटी मेंशन करते हुए दिखाया है कि डेंसिटी एक हद तक बढ़ रही है, उसके बाद कम हो रही है। इसी चीज़ को इन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि कॉम्पैक्शन, है ना? इस डेंसिटी को ही इन्होंने क्या कह दिया? कॉम्पैक्शन। ऐसे समझिए, कॉम्पैक्शन कह दिया कि भई जैसे-जैसे पानी बढ़ता है तो एक हद तक कॉम्पैक्शन बढ़ता है और उस हद के बाद कॉम्पैक्शन कम होने लगता है। इस पानी की जो हद है, इस पानी की जो लिमिट है, इस पानी का जो अमाउंट है, इसको हम क्या कहते हैं? इस मैक्सिमम अमाउंट जहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम हम देख सकते हैं डेंसिटी प्रेज़ेंट देखी जा रही है, उसके बाद वापस डेंसिटी कम होने लगी। तो इसे क्या कहा जाता है? प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट कहा जाता है। आई होप ये बात
आपको पता होगी, नहीं पता है तो प्लीज़ अपने दिमाग में स्टार लगाने, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिंगल छोटे सवालों के रूप में भी आ सकता है कि ऐसा पानी का बिंदु जहाँ पर कॉम्पैक्शन मैक्सिमम देखा जा सकेगा, उसे क्या कहेंगे? तो उसे प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट कहेंगे, इसे आप ज़रूर याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट सवाल फटाफट से इसे पढ़िए और गेस करने की कोशिश करिए। बड़ा आसान सा सवाल है, आसानी से आई होप इसका आंसर आप अपने कॉपी में लिख सकेंगे। कह रहा है कि एक क्रस्ट अफेक्टेड सॉइल है ना? क्रस्टिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए, है ना? क्रस्टिंग जो हम कहते हैं, क्रस्ट कैसे बनती है? हम कहते हैं कि अगर जो सैंड नहीं सिल्ट और क्ले, है ना? सैंड, सिल्ट और क्ले में सिल्ट के जो पार्टिकल होते हैं, स्पेसिफिकली वो टारगेट बताए जाते हैं इनका। क्यों सिल्ट के ही क्यों? क्योंकि सैंड पार्टिकल मोटे तगड़े हैं, ऐसा मान लीजिए, और क्ले पार्टिकल इतने छोटे हैं कि बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है क्रस्टिंग में किसका? सिल्ट का, है ना? क्यों सिल्टिंग ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पानी की बूँदें नीचे आएँगी, किसकी पानी की बूँदें? तो हम कहेंगे रेनफॉल, है ना? बारिश की बूँदें जब नीचे आ रही हैं, तब मिट्टी के कण छलकते हैं, है ना? क्योंकि पानी का अपना एक फ़ोर्स रहेगा, तो इससे ये जो हम देख सकते हैं पार्टिकल्स होंगे, वो उछलेंगे और अपने पास में जाएँगे। तो जो जो छोटे पार्टिकल होंगे, है ना? इस कार्यक्रम के अंदर जो छोटे पार्टिकल होंगे, वो जो हम कह सकते हैं 2 पार्टिकल के बीच का गैप है, उसके बीच में फँस जाएँगे। और इस कारण से हम देख सकते हैं ऊपर की जो परत है मिट्टी की, वो कैसी होने लगेगी? एक जमाव के रूप में एक अ, टाइट लेयर बना लेगी, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट के फॉर्मेशन का एक मेथड होता है, यानी कि जब बारिश की बूँदें आती हैं, तो सॉइल के पार्टिकल छलकते हैं और जो बीच में गैप होता है, उनको कवर करते हैं। इस कारण से हम देख सकते हैं क्रस्टिंग होती है। अब ये जो क्रस्टिंग है, इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हमें याद होनी चाहिए कि इस क्रस्टिंग के अंदर हो क्या रहा है? हाई बल्क डेंसिटी क्रिएट हो रही है। क्योंकि मैंने क्या कहा? ये बहुत मजबूत, यानी इस तरह की ये कॉम्पैक्ट चीज़ हो गई है। ऐसी लेयर बन रही है जिसके अंदर से पानी नीचे नहीं जा सकता। तो उसको बोलते हैं ये हाई डेंसिटी वाली, हम कह सकते हैं, लेयर है। हाई डेंसिटी लेयर कह सकते हैं। अब उसी चीज़ से रिलेटेड कहा गया है कि अगर ऐसी जगह पर आपको सीड्स को ग्रो करवाना है ना? क्योंकि क्रस्टिंग होगी जब, इस तरह की हार्ड लेयर होगी, तो उस हार्ड लेयर के नीचे अगर हमारा बीज बैठा है, हमारा सीड है, तो वो सीड जल्दी से, आसानी से जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो उसे जर्मिनेट कराने के लिए क्या, अगर हम मल्टीपल सीड्स रखते हैं, है ना? व्हेन मल्टीपल सीड्स आर प्लांटेड टुगेदर इन अ सिंगल हिल, द इमर्जिंग प्लूम्यूल एक्सर्ट अ कंबाइंड फिजिकल अपवर्ड थ्रस्ट, मतलब एक आसानी से ज़्यादा दम लगा के बाहर आ सकता है। आई होप समझ गए हैं आप आंसर इसका, है ना? आंसर आई होप आपने सही गेस किया होगा कि दोनों बातें सही हैं और उसको एक्सप्लेन भी कर रही है कि भाई 2-3 सीड्स एक साथ रख दिए जाएँ, तो उनका एक इमर्जेंस ज़्यादा बेटर हो सकता है और वो क्रस्ट को तोड़ के बाहर आ सकते हैं। आगे कुछ देर में मैं आपसे जो इमर्जेंस के फोर्स होते हैं अलग-अलग क्रॉप्स के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिखाऊँगा। चलिए, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। आराम से इसे पढ़िए और अपना आंसर अपनी कॉपी में लिखिए। क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि सॉइल्स कंटेनिंग लेस देन 15% क्ले कंटेंट एग्जिबिट प्लास्टिक कंसिस्टेंसी एंड कैन बी मोल्डेड इनटू अ डिफरेंट शेप, कि डिफरेंट शेप में डाला डाला जा सकता है प्लास्टिक कंसिस्टेंसी होने पर उसमें। सॉइल clay mineral with expanding lattice such as smectite are characterized by exceptionally high liquid limits. मॉन्ट मोरेलोनाइट या स्मेक्टाइट जैसे लोगों के प्रेजेंस में लिक्विड लिमिट ज़्यादा होगी, और केओलिनाइट के केस में जैसा कि बता रखा है, वेयरएज़ केओलिनाइट के केस में ये लिक्विड लिमिट की जो वैल्यूज़ हैं, वो कम होगी। तो क्या दोनों स्टेटमेंट गलत हैं या दोनों स्टेटमेंट सही हैं? एक सही, एक गलत, क्या लगता है आपको? आई होप अपना आप मुझे पॉज़ करते हुए आंसर सही गेस कर लिया होगा आपने। आंसर होना चाहिए 4th, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि आप समझ गए हाथों-हाथ पढ़ते ही कि यहाँ लेस देन नहीं होना चाहिए, यहाँ मोर देन होना चाहिए। 15% से ज़्यादा क्ले कंटेंट होता है तब मिट्टी प्लास्टिसिटी दिखाती है। फिर उसको आप जैसे शेप में छोड़ोगे वो वैसे ही रह जाएगी, है ना? तो इसका मतलब पहली बात तो ये गलत दी गई थी, इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। दूसरी बात एकदम सही है कि भई जो आप प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहते हैं, यानी अपर प्लास्टिक लिमिट और लोअर प्लास्टिक लिमिट जो होती है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसी को आप कहते हैं प्लास्टिक इंडेक्स, है ना? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ये इंडेक्स जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा, किसके लिए? हम देखेंगे मोंट मोरेलानाइट जैसी केसेस के अंदर। जिनके अंदर मोंट मोरेलानाइट या स्मेक्टाइट जैसे क्ले मिनरल्स हैं, तो वहाँ के अंदर प्लॉइंग करना मुश्किल होगा। ऐसी मिट्टियों में प्लॉइंग करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि आप समझते हैं कि यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़्यादा है, मॉइस्चर पड़ा रहेगा इसके अंदर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है। चलिए खैर, ज़रा ह्यू, वैल्यू और क्रोमा जो हमारे मुनसन कलर चार्ट के अंदर देखे जाते हैं, तो उसके संबंध में ज़रा गौर फरमाइए कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, या एक सही या एक गलत है? मुझे पॉज़ करते हुए अपना आंसर आपने सही गेस किया होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ
कि आसानी से समझ गए आप कि दोनों स्टेटमेंट गड़बड़ दिए गए हैं, है ना? ह्यू, वैल्यू और क्रोमा की जब बात चलती है, ये होता है मुनसिल कलर चार्ट। आई होप आपने ज़रूर देखा होगा इसे अपने कॉलेज के अंदर, है ना? तो इसके हम कहते हैं कि यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिप्स लगी हुई होती हैं, जो अलग-अलग कलर के साथ मैच हो सकती हैं। हमारा जो सैंपल होता है, मिट्टी का जो सैंपल होता है, वो इसके अंदर हम रखते हैं और मैच करके देखते हैं कि कौन से चिप के साथ ये मैच हो रहा है। और जब कलर मैच होता है किसी पर्टिकुलर चिप से, तब हमारे को 3 तरह के इंडिकेशन समझ में आते हैं। एक है ह्यू, एक होता है वैल्यू और एक होता है हमारा क्रोमा, राइट? ह्यू जो है वो किसको बताता है? कलर के बारे में बताता है, सैचुरेशन के बारे में बताता है, कितना कैसा कलर है ना? कलर के बारे में बताता है, सैचुरेशन के बारे में बताता है। उसके बाद अगर वैल्यू की बात करें, तो वैल्यू हमें ब्राइटनेस या डार्कनेस के बारे में बताती है। ब्राइटनेस जो होती है ना? ब्राइटनेस का मतलब समझते हैं अगर आपके अपने फ़ोन की स्क्रीन में भी देख सकते हैं, फ़ोन की स्क्रीन की आप वैल्यू कम करोगे, मतलब स्क्रीन की ब्राइटनेस कम करोगे, तो अंधेरा है, बढ़ाएँगे तो चमक ज़्यादा दिखती है। तो ब्राइटनेस को हम इस तरह से समझते हैं ना कि ये चमक को कहते हैं। तो वैल्यू की है ना, वैल्यू अगर कम हो रही है तो मतलब डार्कनेस को रिप्रेज़ेंट करता है, ज़्यादा है तो मतलब ये ब्राइटनेस को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। क्रोमा जो है वो प्योरिटी ऑफ कलर होता है, प्योरिटी ऑफ कलर, है ना? कलर कितना प्योर साफ नज़र आता है, डिफरेंशिएट कर पाएँ आप, है ना? उसके अंदर। अगर हम कहें कम ये है क्रोमा है तो उसका मतलब ग्रेइश हो जाएगा, ग्रे कलर है सा दिखने लगेगा। लेकिन अगर आप साफ प्योरिटी मतलब उसका क्रोमा ज़्यादा है तो आसानी से आप उसको ब्राउन लाइट ब्राउन के अंदर आराम से डिफरेंस कर पाएँगे आप। तो ख़ैर प्योरिटी ऑफ कलर से रिलेटेड होता है हमारा क्रोमा। अब यही बातें हैं जो आप नोट करते हैं मुंसल कलर चार्ट के साथ। तो इस कारण अब यहाँ क्या दिया है मुंसल कलर नोटेशन के अंदर वैल्यू रेफर्स टू द रिलेटिव प्योरिटी नहीं, रिलेटिव प्योरिटी ऑफ कलर या स्ट्रेंथ जो इंटेंसिटी हम कह रहे हैं या डोमिनेंस ऑफ स्पेक्ट्रल कलर कह रहे हैं, ये तो क्या है? ये तो हमारा ह्यू होना चाहिए, है ना? जबकि हम कहें क्रोमा जो है डेजिग्नेटेड एट लाइटनेस एंड डार्कनेस नहीं, लाइटनेस और डार्कनेस की बात तो कहाँ आती है? हमारे वैल्यू के अंदर आती है। और जो बचा क्रोमा वो प्योरिटी ऑफ कलर रिप्रेजेंट करता है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत थे। फटाफट से 5वें नंबर सवाल का जवाब अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बड़ा ही आसान सा सवाल है। कह रहा है कि सॉइल एडिशन से रिलेटेड है। तो फिजिकल फिनोमेना इज़ अ डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ एडिशन। एडिशन के संबंध में कौन-सा स्टेटमेंट सही है, ऐसा समझ लीजिए। आई होप आप ये बात समझते हैं कोहेशन और एडिशन में क्या फ़र्क होता है ना? जब हम कहते हैं कोई एक पार्टिकल, कोई एक कंपाउंड का पार्टिकल, कोई दूसरे कंपाउंड के पार्टिकल से साथ जो बॉन्ड बनाता है, जैसे हमारा सॉइल का पार्टिकल है लेट्स से, है ना? सॉइल और वाटर के बीच में जो बॉन्ड होगा, सॉइल और वाटर के बीच में जो बॉन्ड होगा, उसको आप कह सकते हो एक तरह से एडेशन फ़ोर्स। एडेशन फ़ोर्स, है ना? उन दोनों के बीच में जो फ़ोर्स है, उसे आप एडेशन फ़ोर्स कह सकते हैं। 2 अलग-अलग के बीच में फ़ोर्स जो है। लेकिन सेम है, यानी पानी की बूँद के साथ ही अगर एक पानी की ड्रॉप है और दूसरे पानी की ड्रॉप है, उनके बीच में जो फ़ोर्स होगा उसे आप क्या कहेंगे? कोहेशन फ़ोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे आप? कोहेशन फ़ोर्स कहते हैं, है ना? साथ ही हाथ बढ़ाना और कोहेशन के कारण ही तो पानी की बूँदें जो हैं, गोल नज़र आती हैं। सभी पार्टिकल आपस में एक-दूसरे के चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप पानी की बूँद कहीं एक अपने हाथ पर भी पानी की छोटी-सी बूँद रखें, तो वो कोशिश करेगी अपने आप को बंद करने की, यानी अंदर की तरफ धकेलने की। यानी उसके अंदर क्या देखा जाता है? कोहेशन देखा जाता है ना? सरफेस टेंशन का कारण क्या है एक तरह से? कोहेशन कहा जा सकता है ना? तो ये सब बातें होती हैं। एडिशन एंड कोहेशन की। तो एडिशन से आप समझ गए इसका आंसर क्या होना चाहिए। द सेकंड वन, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द सॉलिड सरफेस ऑफ पार्टिकल। एडिशन के कारण हम देख सकते हैं कि पानी जो है मिट्टी में ऊपर चढ़ता है, यानी कैपिलरीज़ बनती हैं। कैपिलरी मोशन किसके कारण होगा पानी का? हम देख सकते हैं एडिशन, वैसे तो दोनों का कॉम्बिनेशन बताते हैं कि एडिशन एंड कोहेशन दोनों होते हैं, तभी दोनों का कहीं न कहीं रोल है, लेकिन मेरे को लगता है ज़्यादा रोल हम देख सकते हैं पानी का मिट्टी के साथ बंध बनाना, यानी एडिशन होना चाहिए। चलो ख़ैर, नेक्स्ट सवाल का जवाब बताइए। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक टर्म, ऐसी कौन सी टर्म इस्तेमाल करेंगे आप यूज्ड टू डिफाइन द मॉइस्चर कंटेंट एट व्हिच द सॉइल कंप्लीटली लॉस्ट इट्स प्लास्टिक स्टेट। अपनी प्लास्टिक स्टेट खो देती है। मिट्टी प्लास्टिक होना छोड़ देगी और वो एक बिहेव करेगी सेमी फ्लूइड के जैसे, यानी बहने जैसे लगेगी। आप उसको कोई शेप देंगे वो फिर बह जाएगी। तो सेमी फ्लूइड जैसा बिहेवियर दिखाने लगेगी। तो ऐसी पर्टिकुलर लिमिट या ऐसी पर्टिकुलर टर्म बतानी है आपको इन चारों में से। क्या होना चाहिए आंसर ज़रा गेस करिए। आंसर रिवील कर दूँ? आंसर रिवील कर रहा हूँ, आंसर शुड बी द सी, यानी अपर प्लास्टिक लिमिट। देखिए 2 तरह की लिमिट्स होती हैं, एक हम कहते हैं अपर प्लास्टिक लिमिट, एक हम कहते हैं लोअर प्लास्टिक लिमिट। पहले तो नाम याद करिए, कुछ लोगों को नाम याद नहीं रहता है। तो अपर प्लास्टिक लिमिट को ही आप क्या कहेंगे? लिक्विड लिमिट कहेंगे। क्या कहते हैं? लिक्विड लिमिट इसी को कहते हैं। लोअर प्लास्टिक लिमिट को ही सिर्फ़ प्लास्टिक लिमिट कहा जाता है।
लोअर प्लास्टिक लिमिट को सिर्फ प्लास्टिक लिमिट भी कहा जाता है ना? इसको मैं सिर्फ प्लास्टिक लिमिट भी कह सकता हूँ, लोअर हटा के। अगर सिर्फ प्लास्टिक लिमिट लिखा गया है तब भी वो किसकी बात हो रही है? लोअर प्लास्टिक लिमिट की बात हो रही है। अपर प्लास्टिक लिमिट किसके लिए ज़रूरी है? आप देखेंगे पडलिंग के लिए ज़रूरी है। मतलब इस कंडीशन पे जब पानी बहुत ज़्यादा है मिट्टी में, है ना? तो इससे ऊपर अपर प्लास्टिक लिमिट से ऊपर पानी अगर है तो उस कंडीशन में आप पडलिंग करते हैं मिट्टी में। और जब लोअर प्लास्टिक लिमिट पे है, अगर लोअर प्लास्टिक लिमिट से ऊपर है पानी, है ना? लोअर प्लास्टिक लिमिट की कंडीशन में है, तब आप वहाँ पे इस मॉइस्चर को टिलेज के लिए काम में लेते हैं। ऑप्टिमम मॉइस्चर होना चाहिए। टिलेज भी एकदम मिट्टी सूखी है तब नहीं करेंगे। टिलेज हम कहते हैं जब फ्रेबल कंसिस्टेंसी हो, मतलब ठीक-ठाक पानी है मिट्टी में, तब वो उस कंडीशन में जो है वो प्लास्टिक लिमिट को रिप्रेज़ेंट करता है, यानी लोअर प्लास्टिक लिमिट को रिप्रेज़ेंट करता है। अच्छा, एक स्टिकी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, जहाँ प ऐसा पॉइंट जहाँ पर मिट्टी सीज़ मतलब रुक जाएगी, सीज़ टू स्टिक टू एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से चिपकना बंद कर देगी मिट्टी, तब उसे हम कहते हैं स्टिकी पॉइंट। ऐसा पॉइंट जहाँ पर सॉइल सीज़ टू स्टिक टू अदर पॉइंट, है ना? किसी और चीज़ से चिपकती नहीं है, तो उसे आप कह देते हैं स्टिकी पॉइंट। और पिछले सेशन में भी हमने इस तरह की बात करी थी कि देखो, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट यानी लोअर प्लास्टिक लिमिट या अपर प्लास्टिक लिमिट, इन बीच का गैप अपने जाना था, प्लास्टिक इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। श्रिंकेज लिमिट के बारे में बात करी थी, फ्लोक्यूलेशन लिमिट के बारे में बात करी थी हमने। तो इस तरह की हमने कुछ बातें करी थी इस क्वेश्चन के ज़रिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब वापस सॉल्व करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, है ना? इसको हम क्वेश्चन लिख देते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे लिख देते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1, ऐसे आंसर लिख दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 आंसर आप अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो अपने पिछले वीडियो में सेशन में बात करी थी, तो आई होप आप इसको आसानी से गैस कर सकें हैं। आप बताएँगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टेक्सचर क्लास इज़ मोर ससेप्टेबल, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मोर ससेप्टेबल टू सेवरल सॉइल क्रस्टिंग, है ना? सरफेस क्रस्टिंग से रिलेटेड सबसे ज़्यादा बेहतर सॉइल टेक्सचर क्लास कौन-सी है? आपको ही बतानी है। बेहतर नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट होने वाली क्लास कौन-सी है? तो आई होप इसका जवाब जानते हैं। बहुत ही फ़ेमस है ये, बहुत ही फ़ेमस है और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। आंसर है इसका सिल्टी क्ले लोम। सिल्टी क्ले लोम, और वो भी स्पेसिफिकली कौन-सी, तो हम कहेंगे ओल्डर एलुवियल टेरेसेस या लेवीज़ वाली सॉइल। वापस आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि क्यों सैंड नहीं, क्यों क्ले नहीं? सैंड पार्टिकल मोटे-तगड़े बहुत होते हैं, तो पानी का जो छिड़काव आएगा या बारिश की बूँदें आएँगी, वो हो सकता है उसे उछाल ना पाए। और क्ले जो है वो बहुत आपस में चिपकी हुई रहती हैं, आपस में उनका कोहेशन बहुत ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में वो भी क्या नहीं करती, क्रस्ट के लिए ज़्यादा प्रोन नहीं है, मतलब ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं होती। सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट होती हैं बीच के बिट्ठू यानी हमारे सिल्ट पार्टिकल्स, और वो भी कौन-सी, सिल्टी क्ले लोम सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट होती है। 8वाँ सवाल, इसका आंसर अपने कॉपी में लिखिए कि स्टैंडर्ड फिज़िकल यूनिट बतानी है आपको मॉड्यूलस ऑफ रप्चर की। मॉड्यूलस ऑफ रप्चर का आपकी किताब में फ़ॉर्मूला दिया गया है, 3 FL अपॉन 2 BD स्क्वायर, आई थिंक ऐसा कुछ फ़ॉर्मूला है ना? देख लेंगे अभी। तो उसकी यूनिट पूछी है आपसे, क्या होनी चाहिए? अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे सवाल, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आए। इस साल आ सकता है ये, इसे ध्यान रखिएगा। तो आंसर रिवील करूँ तो आंसर होना चाहिए इसका सेकंड वन, यानी डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तरह का फ़ोर्स ही हो गया ये, है ना? एक तरह का डायन पर मीटर स्क्वायर डायन पर मीटर स्क्वायर ये क्या हो गया? एक तरह का प्रेशर हो गया ना? प्रेशर क्या होता है? एफ अपॉन ए तो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वैसे ही अपन कह सकते हैं डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? तो इस तरह को, इस छोटी-सी बात को दिमाग में रखते हैं। और भी हम कह सकते हैं कि अलग-अलग तरह के अ, मैं चाहूँगा आपके दिमाग में आएँ मॉड्यूलस, जैसे कि एक तो हो गया मॉड्यूलस ऑफ रप्चर। मॉड्यूलस ऑफ रप्चर का जो आप कह रहे थे, किताब में दिया गया है फ़ॉर्मूला, तो वो ये है 3 FL अपॉन में 2 BD स्क्वायर। 2 सिल्लियाँ हैं, मतलब मान लो, ऐसे मान लो ये 2 स्टैंड लगे हुए हैं, ये स्टैंड है, इसके बीच में एक सिल्ली रख दी, मिट्टी की एक लेयर बना के, और उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं हम। एक ईंट या ब्रिक बनाकर उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। देखेंगे कि ये कब टूट जाएगी, है ना? तो ये प्रेशर जैसे-जैसे फ़ोर्स बढ़ता, एक वक़्त आएगा जहाँ पर ये टूट जाएगी। तो इस पॉइंट को आप क्या कह सकते हैं, एक स्पेसिफिक प्रेशर को आप क्या कह सकते हैं, ये जो कांस्टेंट आप कह रहे हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे मिट्टी टूट जा रही है। ये क्यों निकाल रहे हैं? ताकि हमें सॉइल क्रस्टिंग की नॉलेज हो सके कि भाई सॉइल क्रस्टिंग जो होती है, वो किस पॉइंट पे टूट सकती है। इस बात का अंदाज़ा हम इस तरह से निकाल पाते हैं। ओके, तो क्या सिर्फ़ एक ये मॉडुलस याद होना ही काफ़ी है? तो नहीं, यंग्स मॉडुलस को भी आप जान के रखें। यंग मॉडुलस क्या होता है? कंप्रेहेंसिव स्ट्रेस अपॉन में एक्सियल स्ट्रेन, है ना? इस तरह से इसे रिप्रेज़ेंट करते हैं। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ इन टेंशन और कंप्रेशन।
इसे भी बताया जाता है। यंग मॉडुलस को भी दिमाग में रखें, ये सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, इस तरह से इस फॉर्मूले को दिमाग में रखें। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के रूप में इसे काम में लेते हैं। जब आप पूरे बॉक्स को या एक 3D स्ट्रक्चर को जैसे चारों तरफ से आप दम लगा रहे हैं ना, इस तरह का प्रेशर दे रहे हैं, तो यहाँ फॉर्मूला आता है बल्क मॉड्यूलस का। 3-4 मॉड्यूलस बता दिए देखो, पहला रप्चर का, दूसरा हमने यंग्स मॉड्यूलस, तीसरा आपने बताया बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला भी याद रखें कि ये प्रेशर अपॉन में वॉल्यूम है, यानी इस तरह से प्रेशर अपॉन में वॉल्यूम इन चेंज, प्रेशर के अंदर चेंज और वॉल्यूम के अंदर चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक शियर मॉड्यूलस भी होता है कि जो शेप को चेंज कर दे रहा है ना? जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फोर्स इस तरह से लगाया गया है कि ये जो स्ट्रक्चर है 3D स्ट्रक्चर का शेप चेंज हो रहा है। शियर इसको तो बोलते हैं शियर फोर्स, शियरिंग फोर्स। शेयरिंग का सॉइल साइंस में कहाँ रोल आएगा, तो आप देखेंगे जब किसी स्लोप के ऊपर जो आप देखते हैं कि मिट्टी का ढह जाना, वहाँ हम शेयरिंग वगैरह की चीज़ें समझते हैं। पर खैर इस फॉर्मूले को याद रखें, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको कहा गया है, तो इसे शेयरिंग मॉडुलस को याद रखना, ये है टॉर्क अपॉन में गामा, जिसको आप कह रहे हैं फोर्स अपॉन में, इस तरह की इन्होंने वैल्यू रखी है, एफ एल अपॉन में ए इंटू एक्सएल। तो ये टॉर्क अपॉन में गामा और ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं, क्या ज़रूरी है ये बताए जाने, इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि एक बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, ये आ चुका है ना? अब मैं इसे कह देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैंने अभी आपको ये सब चीज़ें बता दी। इसीलिए बताई थी ताकि आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि ये आ चुका है एसआरएफ के अंदर। एसआरएफ में आ चुका है तो एसआरपी में आने में शर्माएगा थोड़ी, है ना? तो आ तो सकता ही है। चलो, अब वापस आते हैं उन्हीं सवालों पर जहाँ हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसके बारे में, है ना? तो इसकी यूनिट आप समझेंगे, एक तरह का प्रेशर ही था तो ये डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? किसी सॉइल प्रोफाइल के अंदर आपको रंग दिखाई दे रहा है ऑक्सीडाइज्ड येलो कलर। येलो कलर दिखाई दे रहा है तो उसमें कौन-सा मिनरल रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ये आपको बताना है। हेमेटाइट, गोएथाइट, है ना, मेघेमाइट और टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट। अच्छा, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि ये तो ब्लैक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर बाकी इन तीनों में से आप गेस कर सकते हैं। बताइए क्या होना चाहिए? आंसर रिवील कर रहा हूँ दोस्तों, आंसर होना चाहिए इसका गोएथाइट। तीनों के फॉर्मूले याद हैं क्या? कमेंट में लिख के दिखाइएगा। हेमेटाइट का फॉर्मूला, गोएथाइट का फॉर्मूला, मेगेमाइट का फॉर्मूला, है ना? अब ये तो आपको याद होगा, फॉर्मूले मुझे लगता है आपको याद होंगे। अब मैं आपसे पूछूँ इनकी सॉल्युबिलिटी अगर पूछें, है ना? ज़्यादा कौन सॉल्युबल होता है? स्पेसिफिक आई थिंक वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी देखी जाती है इसकी, या इसकी सॉल्युबिलिटी का भी क्रम पूछा जाता है अक्सर एग्ज़ामिनेशंस के अंदर, जो कि इम्पोर्टेंट है ना? सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं इनकी भी अल्टर्ड फॉर्म है, एक है गामा, जो गामा फॉर्म है मेगेमाइट, है ना? मेगेमाइट सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम बताते हैं घुलनशील होता है, सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी दिखाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं नंबर आता है हेमेटाइट का, उसके बाद नंबर आता है लेपिडोप्रेसाइट का, है ना? आप कहेंगे तो लिखा हुआ ही नहीं है यहाँ पे, लेपिडोप्रेसाइट का नंबर आता है और उससे भी कम हम सबसे कम देखते हैं गोएथाइट का। गोएथाइट सबसे कम घुलनशील यानी सबसे कम सॉल्युबल होता है और ये बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन में पूछा गया है। मतलब एसआरएफ जैसे एग्ज़ाम में तो लगातार 3-4 बार आया है ये सवाल। तो और ज़िंक के मिनरल्स भी पूछे जाते हैं, ये तो मैंने आपको आयरन के बताए हैं, है ना? ये क्या है? गामा FeOOH है। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि बुक में लिखिए, कमेंट में लिखिएगा, है ना? चलो एक मैंने बता दिया फ़ॉर्मूले, बाकी आप फ़ॉर्मूले आपको दिखिएगा। हेमेटाइट, लेपिडोप्रोसाइट और गोएथाइट के फ़ॉर्मूले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए, ठीक है? तो अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रॉब्लम ये है कि आंसर रिवील हो रहा है इसका। 1 मिनट, अब पर क्या कर सकते हैं, चलो ख़ैर। अनफॉर्चुनेटली इसका क्वेश्चन रिप्रेजेंट, मतलब वो स्लाइड होती है ना जिसमें आंसर मेंशन ना किया हो, वो रह गई, पर कोई बात नहीं। व्हाट केमिकल ट्रांजिशन कॉज अ सॉइल प्रोफाइल टू एग्जिबिट अ ग्ले, है ना? ग्लेइजेशन आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्लेइजेशन जो है वो स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड है, कौन सा फिनोमेना से रिलेटेड है? तो फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूस्ड आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की कोटिंग जब हो जाती है किसी पर्टिकुलर कोलिजन के अंदर, तब आप देखते हैं ग्लेइजेशन, यानी ग्रे, यानी डार्क ग्रीन जैसा कलर दिखाई देता है। डार्क ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन, इस तरह की स्ट्रक्चर देखी जाती है और ये ग्लेइजेशन एग्जाम की पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 11वें सवाल का जवाब ज़रा गेस करिए क्या होना चाहिए? व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल अमेंडमेंट और ऑर्गेनिक मैटर शुड बी यूज्ड, है ना? बाय द रिकमेंडेशन स्पेशली रिकमेंडेड टू द रिक्लेम एंड इंप्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ हाइली डिस्पर्स्ड, यानी सोडिक सॉइल के अंदर आप क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं? सोडिक सॉइल में क्या काम में लेना चाहिए उसके रिक्लेमेशन के लिए? फटाफट से इसका आंसर गेस कर लीजिए अपनी कॉपी में। मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ, आंसर होना चाहिए सेकंड वन। बिल्कुल, जिप्सम जो आप जानते हैं कि कैल्शियम रखता है अपने पास, है ना? जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4
2H2O। तो ये जो कैल्शियम है, ये कहीं न कहीं हमारी मिट्टी के अंदर सोडियम को रिप्लेस करता है, तो इसके रिक्लेमेशन में ये इम्पोर्टेंट है। पाइराइट भी है, जो हम कहते हैं सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड में नाम आता है इसका, Fe2S, फूल्स गोल्ड जिसे कह देते हैं आप। तो Fe2S जो है ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, तो ये H2SO4 बना सकता है। यानी एल्केलाइन कंडीशन, एल्केली कंडीशन को ट्रीट कर सकता है। और लास्ट में आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैन्योर तो आप देखो, कोई भी मिट्टी की प्रॉब्लम हो, कहीं न कहीं इसको मेंशन करना, प्रॉब्लमैटिक सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का कहीं न कहीं रोल आता ही, अच्छा ही रोल होता है। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर भी मिट्टी के डिस्पर्जन को कम करेगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बेटर करेगा। ये सवाल आपकी किताब में दिया गया है, जो आपकी मतलब किताब में एक पैराग्राफ दिया गया है, सीड लाइन मल्च टेक्नोलॉजी, और उसमें स्पेसिफिकली क्रस्ट प्रॉन रेड सैंडी लोम सॉइल लिखाई गई है। रेड सैंडी क्ले लोम सॉइल, है ना? कुछ जगह तो यहाँ स्पेसिफिकली ये लिखा गया है रेड सैंडी, सैंडी क्ले सॉइल, सैंडी क्ले लोम, इस तरह से स्पेसिफाई किया गया है चालका सॉइल को। अभी जो चालका सॉइल है, इसके अंदर कितना FYM का रिकमेंडेशन है? देखो, ये नहीं पूछेगा कोई कहीं एग्जाम में। मैं खाली बस इसके ऊपर फोकस करना चाह रहा था, चालका सॉइल के ऊपर, इसलिए ये क्वेश्चन रख दिया। चांसेस आर लेस कि ये कोई अमाउंट पूछे कि कितना FYM, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ठीक है, किताब में दिया हुआ है तो इसलिए मैंने रख दिया यहाँ पे। और आंसर है 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये इसकी रिकमेंडेशन जो है पूछी जा सकती है। मतलब ऊपर का ये हिसाब याद रखें कि भाई चालका सॉइल क्या है और क्रस्ट के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होती है। फटाफट से ये मैचअप मैचअप करके दिखाइए। लगभग अभी 4 मैचअप सवाल रखूँगा मैं आपके सामने। गेस करिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए इस सवाल का? फिजिकल कांस्टेंट और आपको उसके रिकमेंडेड साइंटिफिक मैनेजमेंट बताना है। ज़रा गेस करिए क्या होना चाहिए आंसर? मुझे पॉज़ करके आसानी से, आई होप आपने आंसर सोच लिया है। आंसर इसका फर्स्ट। क्यों? देखो, हाइली परमिएबल सॉइल मतलब जिसमें पानी बहुत आसानी से झर जाता है। मतलब आप कहें परमिएबिलिटी इसमें ज़्यादा है, तो यानी सैंडी सॉइल की बात हो रही है। तो इनके अंदर बेहतर होगा जिसका आप कॉम्पैक्शन, मतलब उसको आप कंप्रेस कर सकें, उसको आप ऐसा बना सकें कि उसमें परमिएबिलिटी कम हो सके। तो इसका मतलब ये हुआ, आप इसमें क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्शन दिखा सकते हैं। है ना? आपकी ISSS में डायग्राम भी दिए हुए हैं। ये डायग्राम इस तरह से साफ तो नहीं दिख रहे, पर मैंने इसको ChatGPT को बोल के थोड़ा-सा रंग-बिरंगा बना दिया डायग्राम को। है ना? ये रोलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों? ताकि मिट्टी को कंप्रेस किया जा सके। समझ गए आप। दूसरी ओर हमने कहा कि स्लोली परमीएबल ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सनकन बेड टेक्नोलॉजी, रेज़्ड बेड टेक्नोलॉजी काम में ले सकते हैं। जिसमें आप देखिए कैपिलरीज़ के सहारे आसानी से क्रॉप को पानी भी मिले। सबसरफेस कंडीशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसरफेस के अंदर आप जब प्लॉ को तोड़ना चाहते हो, तब आपको क्या काम में लेना आता है? चिसेल प्लॉ काम में लेना होता है। है ना? चिसेल प्लॉ, डीप चिसेल प्लॉ जिसे यहाँ कहेंगे अपन, है ना? थर्ड का बी होना चाहिए। डीप चिसल प्लॉ मैंने यहाँ भी दिखा रखे हैं आपको ये तस्वीर, है ना? ये नीचे जाकर सबसॉइल लेयर पे, ये इंपॉर्टेंट है, सबसॉइल लेयर पे आप कौन-सा इक्विपमेंट काम में लेते हो? तो आप चिसल प्लॉ काम में लेते हो, याद रखेंगे। और लास्ट में आप 4th क्वेश्चन का देखेंगे जवाब, डी है, यानी सीड लाइन मल्च टेक्नोलॉजी, FIM, जो भी मैं कह रहा था 25, है ना? क्विंटल पर हेक्टेयर के रूप में। इसका संबंध किससे है? चालका सॉइल से। समझ गए आप? फटाफट से इस सवाल का जवाब बताइए, ये क्यों रख दिया बीच में? है ना? ये तो जनरल एग्रीकल्चर का हो सकता है लगे आपको कि आइसोबाथ, आइसोहाइट, है ना? आइसोह्यूम, आइसोथर्म, ये तो जनरल एग्रीकल्चर के लगते हैं सवाल। एक्चुअली ये क्या है, आपकी किताब में यहाँ ये मैप दिया हुआ है, और इस मैप के अंदर देखो यहाँ आपको दिख जाएगा, आइसोहाइट्स वर्ड दिख जाएगा, है ना? आइसोहाइट दिखा मेरे को, इसलिए मैंने सोचा चलो एक सवाल रख देते हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। क्या कुछ बताने की ज़रूरत है इसका आंसर? हाँ, ज़रूरत तो है ना? जनरल एग्रीकल्चर का इसका मतलब ये थोड़ी आता ही होगा। चलो खैर, इसका आंसर है सी, है ना? मतलब हम कह रहे हैं आइसोहाइट जो है वो क्या बताइए, इक्वल डेप्थ इन सी, उसको आइसोबाथ कहा है। आइसोहाइट जिसको हम कह रहे हैं, आइसोहाइट जिसको हम कहें, तो उसको वो क्या कह सकते हैं, इसका संबंध इक्वल रेनफॉल से है। जबकि 900 सेंटीमीटर दिखा रखा था इसने ना, 900 पर्टिकुलर मिलीमीटर पे, सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर पे जो बारिश हो रही है, उसको एक लाइन जो जोड़ रही है, उसको आइसोहाइट कह दिया। और आइसोह्यूम जो है वो क्या, इसका संबंध होगा इक्वल ह्यूमिडिटी से, और थर्म का मतलब आप समझते हैं इक्वल टेम्परेचर से हो सकता है। तो ये था। और भी जो सारे नाम हैं, प्लीज़ एक बार इसे रिवाइज़ कर लेना, याद कर लेना। हो सकता है सॉइल साइंस के एग्ज़ाम में ना पूछे आपसे कोई, लेकिन ज़िंदगी में जब भी कोई एग्रीकल्चर का, जनरल एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ आते हैं ये। है ना? आइसोनिफ कहें, ये इम्पोर्टेंट है, आइसोक्लिन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइसो टेक आता है एक, आइसोटेक, हाँ, ये आइसोटेक वाला इम्पोर्टेंट लगता है मेरे को। कई सारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो प्लीज़ इसे ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है? अब नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने रखे हैं हमने, एक और मैथ्स द फॉलोइंग। आसानी से बता सकते हैं आप ये? फटाफट से गेस करिए इसका आंसर क्या होना चाहिए?
देखो कैसाग्रेन एपरेटस तुम्हें याद होगा, कैसाग्रेन एपरेटस जिसका इस्तेमाल हम अपर प्लास्टिक लिमिट निकालने के लिए करते हैं। कोल का फॉर्मूला याद होगा तुम्हें, Lm माइनस एल डी अपॉन एल डी इंटू 100। और मॉड्यूलस ऑफ रप्चर से संबंध में बात अभी हमने करी थी, और ओडीआर यानी जो सॉइल एयर का पॉइंट है, तो इससे आराम से आप इसे मैच कर सकते हैं। आंसर रिवील करूं तो आंसर होना चाहिए दोस्तों फोर्थ, यानी ए का फर्स्ट का होना चाहिए सी, डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट, जिसे हम अपर प्लास्टिक लिमिट कह देते हैं। कैसा ग्रेन एपरेटस जानते हो कैसे काम करता है? नहीं जानते हो तो आप इंटरनेट पे यूट्यूब पर जाके देखना, हाउ टू यूज कैसा ग्रेन एपरेटस, इंपॉर्टेंट है, याद आया, काम आएगा आपको। दूसरी बात हम कहें, ए का सेकंड यानी कोल का संबंध किससे है? क्वालिफिकेशन ऑफ वॉल्यूम रिडक्शन इन श्रिंकेज। अच्छा, कोल का फॉर्मूला क्या है, याद है क्या? Lm माइनस एल डी अपॉन एल डी इंटू 100, ये इंपॉर्टेंट है ना। Lm और एल डी क्या है? मॉइस्ट लेंथ बोलते हैं, और ये ड्राई लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। लीनियर एक्सटेंसिबिलिटी है ना, सिर्फ लीनियर एक्सटेंसिबिलिटी बोलते हो तो वो क्या है, 100 सेंटीमीटर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। एक एन वैल्यू भी आ जाती है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। एन वैल्यू क्या है? ए माइनस 0.2 आर अपॉन एल प्लस 3 एच, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखो। इसका फॉर्मूला आपके सामने रखा गया है, मतलब हर एक चीज को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया गया है, तो प्लीज इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, अब इसके बाद क्या रहा? इसके बाद आपने देखा मॉड्यूल्स ऑफ रप्चर की हमने बात कर ही ली थी, थर्ड का बी होना चाहिए, वैल्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस, और ओडीआर का संबंध किससे हो सकता है? रूट जोन ऑफ एरेशन से हो सकता है। आगे बढ़े, अगर आगे बढ़े तो आंसर आप बताएं मुझे इस सवाल का, 16 नंबर सवाल, कि इसमें पर्ल मिलेट, कॉटन, मूंग बीन, इन सभी के क्या आपको इमर्जेंस फोर्स याद है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में, है ना? फोर्सेस की आपको बतानी है वैल्यूज। एक मैं बता देता हूँ, जैसे कि क्या एक बताना, हाँ एक, जैसे कि ये सबके अंदर दो दे ही रखा है वैसे तो, है ना, कि मेज जो है वो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा फोर्स दे सकता है, जो कि है वो 16। बाकी आप गैस करिए, आई होप गैस कर सकेंगे, अगर आपने टेबल्स याद रखी हैं तो। किताब में दे रखी है और इसके अनुसार आप आंसर लिखेंगे तो बनेगा फर्स्ट। ये है सही टेबल जिसको आपको याद कर लेना चाहिए। ये सबसे कम बता रखा है पर्ल मिलेट के अंदर, उससे ज्यादा कॉटन, उससे ज्यादा मूंग बीन, उससे ज्यादा क्लस्टर बीन, और सबसे ज्यादा मेज के अंदर देखा गया है। सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कंसिस्टेंसी की हम देखते हैं 5 फॉर्म्स होती है, यानी हार्ड, सॉफ्ट, सॉरी, हार्ड, सॉफ्ट, प्लास्टिक, स्टिकी, और उसके बाद हम देखते हैं लास्ट हमारी होती है जो विस्कस कंसिस्टेंसी, तो उसमें पीएफ वैल्यूज क्या होती हैं। सॉइल वाटर के केस में हम पीएफ वैल्यूज को अच्छे से समझेंगे कि पीएफ वैल्यूज क्या हैं, किस तरह से बनी, ये सब चीजें जानेंगे। लेकिन अगर ये वैल्यूज याद नहीं है अभी, तो प्लीज इसे याद कर लेना। आंसर, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 इसका हमने डिनोट कर ही रखा है। वैसे चाहूँ तो मेरे सामने टेबल भी है, लेकिन मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ ये चेक कर पाए हम कि आपको ये याद है या नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब भी आप ही बता सकते हैं कमेंट में। चलो चलो इसको डिस्कस ही कर लेते हैं, खैर क्या पता दिक्कत हो। चलो 7.5 वाई आर, इस तरह का जो आपको नोटेशन बताते हैं, तो 7.5 वाई आर ये क्या चीज है? ये तो होती है ह्यू, और 5/4 ये है वैल्यू, और ये है क्रोमा, वैल्यू क्रोमा, इस तरह से होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट। क्यों? क्योंकि 5 और 4 क्या है ये आपसे पूछ रहा था, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्रोमा पहले व्यू कौन लेंगे। ह्यू वैल्यू क्रोमा याद किया है, तो उसी सीक्वेंस में इसको डिनोट किया जाता है। हाई ह्यू, ह्यू की वैल्यू ज्यादा होती है तो क्या होता है मिट्टी में? येलोनेस ज्यादा होती है, याद रखना, वो येलो ज्यादा होगी। हाई ह्यू मतलब ज्यादा ह्यू की वैल्यू होगी तो वो येलो ज्यादा होगी। जैसे कि हम ह्यू की वैल्यू देखते हैं 0 to 10, ये होती है ह्यू की वैल्यूज। तो 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेड कलर को, और 10 किसको रिप्रेजेंट करेगा? येलो कलर को। ये याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। आप उन कई लोगों में ना हो, इस चीज को दिमाग में रखें। चलो, 19 नंबर सवाल, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो इसका सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में बताइएगा, है ना। और उसके बाद 20 नंबर सवाल का भी जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, इसके बारे में, कॉम्पैक्शन के बारे में हमने बात कर ली, तो इसका भी जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये थे आज के 20 सवाल। आई रियली होप दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। चैप्टर 1 मतलब जो सॉइल फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे। आपका जो फीडबैक है, आपको जो कमी लगे, अच्छी लगे बात, जो कुछ भी हो आपके दिमाग में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।